हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मयूर एस मोरे आपका स्वागत करता हूँ हमारे अभियान बैच के अगले लेक्चर में। ठीक है। सो इस अभियान बैच के लेक्चर में हम आज देखने वाले हैं 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं अब आप बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्यों। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए कि इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरह से फंडामेंटल चैप्टर है, उसी तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर हा जो चॅप्टर आहे तो सुद्धा एक फंडामेंटल चॅप्टर आहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नावाच्या चॅप्टरसाठी, केमिकल कायनेटिक्ससाठी, केमिकल थर्मोडायनामिक्ससाठी, आयनिक इक्विलिब्रियमसाठी, बऱ्याचशा चॅप्टरसाठी हा चॅप्टर फंडामेंटल चॅप्टर आहे. आणि म्हणून तो आपण आज त्याचे कॉन्टेंट्स, त्याचे कॉन्सेप्ट्स आज आपण बघणार आहोत. तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं. ठीक है. पहली बात तो इंट्रोडक्शन कि भाई स्टेट्स क्या होती है ना, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर. दूसरी चीज इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस. अब हमारा जो चैप्टर है वो ज्यादातर इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आखिर होती तो होती क्या है. सो चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस. अब उसके बाद हम लोग देखेंगे उस इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के टाइप्स. उसके टाइप्स कौन से हैं, जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है. ठीक है. उसके बाद आयन डाइपोल इंटरेक्शन है. उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है. उसके बाद लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है. एंड उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दोनों चीजें, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये जो हमने देखी ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं जस्ट हाईलाइट करके बता रहा हूं तुमको कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यू विल कम अक्रॉस, और आई वुड रादर से यू वुड एनकाउंटर विद दिस कॉन्सेप्ट्स मोर ऑफन देन नॉट. ठीक है. तो चलो अभी शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन. अब बच्चों तुमको ये तो पता है कि स्टेट्स होती क्या है, राइट. यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट आर स्टेट्स. तो तुमको ये ऑलरेडी पता होगा कि हर सब्सटेंस 3-4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है. अब तुमको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो ऑलरेडी पता है, राइट. ये छोड़ के प्लाज्मा स्टेट भी होता है. उसके बाद बोस आइंस्टाइन भी एक अलग स्टेट है. तो उस तरह से देखा जाए तो वैसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हमको पता है ना. ये एक तुम्हारा सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, फिर है प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज नथिंग बट ए चार्ज आयंस. चार्ज आयंस का जो स्टेट होता है, गैसियस स्टेट का अगला स्टेज वो होता है प्लाज्मा स्टेज. एंड और एक होता है बोस आइंस्टाइन. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसको बोलते हैं हम लोग, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. लेकिन ये जो है ना बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बच्चों, ये बस इंट्रोडक्शन के लिए ठीक है. ठीक है. और प्लाज्मा का भी वही चीज है. तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में तो हम लोग ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है. हमारा मेन चीज रहने वाला है सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो तुमको इतना तो पता है कि सॉलिड में, चलो मैं सॉलिड मतलब कोई सब्सटेंस लेता हूं. जैसे कोई सब्सटेंस है, समझ लो वो क्यूब वाले शेप में है. ठीक है. ऐसे क्यूब वाले शेप में आपका कोई सब्सटेंस है. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग अ हीट टू इट. उसको मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं. तो यहां पे मैं हीट लिख के भी देता हूं, हीट. अब ये जो सब्सटेंस है ये आपका चला गया लिक्विड स्टेट में. यह आ गया आपका लिक्विड स्टेट. ठीक है. अब ये लिक्विड स्टेट जो है ना बच्चों, सॉलिड को अगर आपने हीट किया तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा. लिक्विड को अगर आपने कूल किया तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा. ये तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट. आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट टू द लाइट वंस अगेन, ताकि तुमको फिर से सारी चीजें रिकॉल हो जाए.
ठीक है। अब जब गैस की बात हम लोग करने वाले हैं तो फिर से यहां पे तुमको फिर से क्या देना पड़ेगा, यहां पे तुमको इसको देना पड़ेगा हीट। इसको हीट दोगे तो ये जाएगा गैस। अब जब ये गैस में जाएगा तो मुझे उसके लिए लेना पड़ेगा कंटेनर, क्योंकि गैस को तुम ऐसे, वैसे लिक्विड को भी तुम कंटेनर में ही लेना पड़ेगा, लिक्विड को भी, लेकिन चलो लिक्विड को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे डिस्टेंस बना के रहते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल कभी भी एक दूसरे को चिपके हुए नहीं रहेंगे, राइट। और अगर चिपके हुए रहेंगे भी तो वो डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है। प्रेशर ज्यादा है तो गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपके रहेंगे, प्रेशर कम है तो एक दूसरे से तुमको वो दूर दूर दिखेंगे, राइट। तो वो हो गया तुम्हारा गैस। और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन तुमको हायर स्टैंडर्ड में आएगा, तो अब तो उसके बारे में स्टडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां पे भी लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैस बनेगा, और गैस को अगर आप कूल कर दोगे तो वो बन जाएगा लिक्विड, right? So that's how the three states of matter, and that's what their introduction is all about. ठीक है बच्चों, अब आता आपण जाऊया पुढे, आता इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। अब देखो बच्चों, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस का मतलब क्या है। अब जैसे आपने सीखा तो होगा ही, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन। तो इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब क्या, दो स्कूल के बीच का कंपटीशन, इसलिए इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर कॉलेज, दो कॉलेज के बीच में कंपटीशन। तो इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस, इंटर मतलब बिटवीन, बिटवीन, और मोलेक्यूल तो लिखा ही है, सो बिटवीन द मोलेक्यूल्स, बिटवीन द मोलेक्यूल्स। अब बिटवीन द मोलेक्यूल्स क्या है, बिटवीन द मोलेक्यूल्स फोर्सेस। इसका मतलब द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मोलेक्यूल्स। बेसिकली ये एक्चुअली फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, बट वी आर मोर कंसर्न विद द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, so the forces of attractions, the forces of attractions between the two molecules, between the two or more molecules, obviously, the forces of attraction between the two or more molecules is called as intermolecular forces. इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, ठीक है। अब ये जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है, या फिर मैं बोल सकता हूं इंटरमोलेक्युलर स्पेसेस। तो देखो बच्चों, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस एंड इंटरमोलेक्युलर स्पेसेस, ये दोनों एक दूसरे के साथ ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे दो मॉलिक्यूल्स है, यहां पे आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इन दोनों के बीच में कम रहेगा तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस से ये क्या रहेगा, ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनके बीच का ये डिस्टेंस है, ये क्या रहेगा, इनके बीच का ये डिस्टेंस कम रहेगा। और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उनके बीच में फोर्स, उनके बीच में इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस जो डी मैंने लिखा हुआ है वो एकदम ही कम हो जाएगा। सो बेसिकली तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंसेस, इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंसेस मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना,
दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर मोलिकुलर डिस्टेंसेस। तो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंसेस आर इनवर्सली proportional to intermolecular forces. It is inversely proportional to intermolecular forces. तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो उनका डिस्टेंस कम रहेगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है वो भी ज्यादा ही रहेगा। तो जहां तक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात है, ठीक है, तो अगर मैं तीन स्टेट तुमको दिखाऊं, यहां पे वैसे मैंने ड्रॉ तो किया था, तीन स्टेट अगर तुमको मैं दिखाऊं तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में दो मॉलिक्यूल के बीच में एकदम कम गैप होता है, राइट। तो बेसिकली इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन सॉलिड्स। तुमको क्लियर कट यहां पे दिख रहा होगा that intermolecular distances is very less and intermolecular forces are really or I would say very strong, ठीक है। वही अगर आप लिक्विड में बात करो तो लिक्विड में ना थोड़ा सा लूज होता है, बहुत लूज होता है ऐसा नहीं, थोड़ा सा लूज होता है, ठीक है, स्लाइटली लूज लाइक दिस, थोड़ा सा लूज होता है लिक्विड्स में। तो इसका मतलब लिक्विड्स में जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है वो थोड़े से वीक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। और अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में जो फोर्सेस रहेंगे दे आर वेरी वीक, राइट। तो क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है इसलिए उनके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को पास में नहीं खींच पाते। so that is what is the summary of intermolecular forces for all the three states, solid, liquid and gas, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है उसके टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये तो आई होप तुमको ये क्लियर ही हो गया होगा, राइट, क्योंकि आपने ये शायद 9 और 10th में भी थोड़ा बहुत सीखा होगा, राइट। सो अब हम देखेंगे इसके टाइप्स कौन से हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का सबसे पहला जो टाइप है बच्चों वो है आपका डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। एक आपका है डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड। अब आप बोलोगे सर आप पूरा बता क्यों नहीं रहे हो, पूरा बताऊंगा, इसके बाद हम लोग वन बाय वन सारे देखेंगे। अभी फिलहाल मैं बस उनके टाइप्स बता रहा हूं, ठीक है। पहला डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तीसरा जो है वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन तीसरा वाला, ठीक है। चौथा वाला जो है वो है आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज वैंडर वॉल्स फोर्सेस, जो कि काफी पॉपुलर फोर्सेस है, वैंडर वॉल फोर्सेस। और पांचवा वाला जो है वो है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स है। क्यों और कैसे ये तुमको धीरे धीरे आगे पता चलेगा जब यू विल कम अक्रॉस with the hydrogen bonding in at least 3 or 4 chapters in the 12th as well as in the 11th, ठीक है बच्चों। तो ये आपके हैं 5 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हम लोग देखेंगे इन सबको और डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है बच्चों।
चलो, तो फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब क्या? अब देखो बच्चों, यहां पे जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है डाइपोल, अब इस वर्ड को ना हम लोग डिकोड करते हैं। तो डाई का मतलब आपको अगर प्रेफिक्सेस पता होंगे तो यू शुड ऑलरेडी बी नोइंग दैट डाई मीन्स टू, पोल मीन्स चार्जेस, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स चार्जेस। तो टू चार्जेस। अब ये टू चार्जेस का मतलब क्या है? तो आपको पहली बात ये समझाने के लिए मुझे कुछ चीज आपको पहले समझानी पड़ेंगी, और वो चीज है कि आपको ये तो ऑलरेडी पता होगा दैट कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के बच्चों दो टाइप होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के होते हैं दो टाइप्स, है ना। एक है उसका पोलर, चलो पहले नॉन पोलर बताता हूं। एक है इसका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक है इसका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या? कि बेसिकली दिस इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, it is between the atoms of same element। सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है जीरो। या फिर मैं अगर दूसरा लू एग्जांपल, या फिर इन अदर वर्ड्स इफ आई कैन से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं सर होमो एटॉमिक क्या है? अब होमो मतलब क्या होता है? सेम, एटॉमिक मतलब सेम एटम्स, सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो सेम एटम प्रेजेंट हो, उसी को तुम लोग बोलोगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल्स है वो है ऐसे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में है। अब दोनों हाइड्रोजन एटम ही है, अब तो उस वजह से दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो है तो उनमें पोलैरिटी आएगी कहां से? तो इसलिए H2, उसके बाद है तुम्हारा O2, N2, है ना, O2 N2, उसके बाद हम और कौन से एग्जाम, O3 भी एग्जांपल दे सकते हो आप, ठीक है। सो दिस मच एग्जांपल्स आर enough to understand that this compounds are non-polar। उनमें पोलैरिटी है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, ठीक है। जहां तक पोलर कोवैलेंट का सवाल है, तो पोलर कोवैलेंट के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में होगा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एवरी एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स नॉट इक्वल टू जीरो। तब जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में जीरो नहीं रहेगा, तब वो तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है वो पोलर हो सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल समझ लो ए बी नाम का कोई मॉलिक्यूल है, और इस ए बी नाम के मॉलिक्यूल में जो ए है ना, ऐसा समझ लो कि ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ योर ए इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से ज्यादा है। तो ए क्या करेगा बच्चों? ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना ए और बी के बीच में, वो कोवैलेंट बॉन्ड है। अब अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स आप क्या अज्यूम करोगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ए और बी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
राइट, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी अगर दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो अगर जैसे मैंने यहां पे लिखा है ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है तो फिर ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए और बी के बीच में शेयर्ड है ना, उसको ए अपनी तरफ खींचेगा। अब क्योंकि वो अपनी तरफ खींचेगा तो पूरी नहीं खींच लेगा बच्चों, ये बात समझो, अगर पूरी खींच लेगा तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा। तो बी बोलेगा भाई फिर मैं क्या करूं, इधर खत्म, तेरी मेरी दोस्ती यारी खत्म, क्योंकि तूने तो सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए। ऐसा नहीं है। अगर समझ लो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, समझ लो 100 रुपए है, 100 के 100 लेके अगर ए उड़ गया तो बी बोलेगा भाई निकल जा, तेरी मेरी दोस्ती यारी खत्म। लेकिन ए क्या करता है, ए पूरी इलेक्ट्रॉन, ए भी स्मार्ट है बच्चों, ए क्या करता है, पहले ऐसा डिसाइड हुआ था कि 50-50, 100 में से 50 रुपए तू लेगा भाई, 50 तू लेगा, लेकिन ए क्या करता है, धीरे धीरे 55, 60, 65 रुपए अपने पास खींच लेता है, और जो बचे हुए हैं वो बी के पास रह जाते हैं। अब इस वजह से क्या होगा, ए के पास रुपए होने चाहिए 50, लेकिन कितने, 65 या 70, तो थोड़े से ज्यादा है, राइट, थोड़े से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से ज्यादा जितने होने चाहिए। तो वही चीज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। दोनों के बीच में पोलर बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन, बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता। लेकिन क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे 1.1 या 1.2 इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी 0.1 या 0.2 इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए के पास ज्यादा हो जाती है, और बी के पास क्या रहेगा, 0.9 या 0.8, यानी बी के पास रहना चाहिए 1, लेकिन रहा कितना, 0.9 या 0.8, जो कि थोड़ा सा ही कम है, जो कि थोड़ा सा ही कम है देन जितना होना चाहिए। अब उस वजह से तुम्हारे ए और बी के ऊपर आ जाता है, ए के ऊपर आ जाता है डेल्टा माइनस और बी के ऊपर आ जाता है डेल्टा प्लस, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी चीज को बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली डेल्टा माइनस है तो पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा प्लस है तो पार्शियल पॉजिटिव। So these are called as partial charges। और इसी चीज की वजह से आता है डायपोल मोमेंट, जिस बारे में तुमने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी सीखा होगा, है ना। केमिकल बॉन्डिंग मध्ये तुमचा डायपोल मोमेंट ऑलरेडी शिकवून झालेला आहेच, त्याच्यामुळे मी ते पुन्हा रिपीट नाही करणार, तुम्हाला बऱ्यापैकी याची आयडिया आहे असं मी समजतो। एवढंच कि भाई इस वजह से डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस इस तरह से तुम्हारे चार्जेस बन रहे हैं, और क्योंकि ये चार्जेस 2 है इसलिए डायपोल, और उससे जो मोमेंट बनता है इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या कहर मचाता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसा मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, तो अगर समझ लो आपके पास ए बी नाम का मॉलिक्यूल है, जिसमें हमने अभी भी बताया आपको कि ए के ऊपर जो है डेल्टा माइनस है और बी के ऊपर डेल्टा प्लस है। तो ये जो बी है ना, क्योंकि बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, उसके ऊपर डेल्टा प्लस है, तो बेचारा दुखी है, तो दुखी है तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ढूंढना चाहेगा। अब उसको वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे ए बी मॉलिक्यूल में मिलेगी। अब दूसरे ए बी मॉलिक्यूल में ए के ऊपर डेल्टा माइनस है, बराबर, तो उस वजह से ये जो बी है ना आपका, ये दूसरे मॉलिक्यूल के ए के साथ इंटरेक्ट करेगा। यस, इंटरेक्शन में दिखा था व्हाइट कलर का, तो इस तरह से ये इंटरेक्शन यहां से आगे भी ऐसे फैलता है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है। दो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के बीच में दो मॉलिक्यूल के जो इंटरेक्शन होगा उसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन के एग्जांपल्स मैं आपको बहुत सारे दे सकता हूं।
जैसे कि HCl मॉलिक्यूल है। अब HCl में आपका जो हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस है, क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस है। तो जो क्लोरीन है वो दूसरे HCl के डेल्टा प्लस से इंटरेक्ट करेगा, लाइक दिस, ठीक है, एंड सो ऑन, यहां से भी सो ऑन। So that is what the dipole interaction is all about। ठीक है बच्चों, चलो देन अभी आगे जाते हैं। अगला वाला आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन मतलब क्या होता है बच्चों? आयन मतलब या तो कटायन होगा या तो अनायन होगा। हमारे पास दो ही तरह के आयन है, कटायन अनायन। दूसरे कितने चार्जेस है? और जो डाइपोल है, जैसे हमने अभी लिया था, डाइपोल वाला कोई मॉलिक्यूल होगा, समझ लो PQ वाला मॉलिक्यूल है। अब PQ वाले मॉलिक्यूल में समझ लो P के ऊपर डेल्टा प्लस है और Q के ऊपर डेल्टा माइनस है। तो जो P वाला डेल्टा प्लस है वो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? वो अनायन से अनायन की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जो PQ का डेल्टा माइनस है वो कटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। तो अगर मैं इसका आपको रियल एग्जांपल दूं, तो जैसे आपके पास समझ लो NaCl है। NaCl अगर आप वाटर में डिसॉल्व करने के लिए गए H2O, तो यहां पे आपको जो आपका Na प्लस है, Na प्लस आपको यहां पे ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ मिलेगा बहुत जगह पे, AQ प्लस Cl माइनस ये भी AQ। तो ये जो AQ है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एक्वेटेड। या तो एक्वेटेड बोल दो या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सॉल्वेटेड। सॉल्वेटेड कब होगा? जब वाटर छोड़ के कोई भी और सॉल्वेंट होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे सॉल्वेटेड कटायन और सॉल्वेटेड अनायन। क्योंकि वाटर है, सो लेट्स मेक इट स्पेसिफिक, एक्वेटेड या फिर हाइड्रेटेड। या तो एक्वेटेड बोल दो या यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज हाइड्रेटेड। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है ना इस कटायन और वाटर के बीच में, उसी को बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो कटायन है वो आयन है और जो वाटर है, वाटर के पास डाइपोल है ना, वाटर का ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर डेल्टा माइनस है, जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर डेल्टा प्लस है। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है Na प्लस AQ Cl माइनस AQ, अब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे। ये एक्चुअली में कैसे दिखता है ये देखो, ये आपका Na प्लस। नाउ दिस Na प्लस वुड बी सॉल्वेटेड फ्रॉम ऑल द साइड बाय वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर होता है डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर है डेल्टा प्लस, इसीलिए। और ये जो इंटरेक्शन है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वैसे यहां पे भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। ठीक है, या फिर एक्वेशन, जो भी आपको बोलना है। अब जैसे Na प्लस का थ्रू ऑक्सीजन हुआ है, Cl माइनस जो है उसका होगा थ्रू हाइड्रोजन। ये ऐसे, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन के ऊपर है डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो वाटर का हाइड्रोजन ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लाइक दिस। ठीक है, that's how the solvation happens and that is what is called as ion dipole interaction। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ओके बच्चों, चलो आगे जाते हैं। अगला डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ, और एक चीज मुझे बतानी रह गई यहाँ पे, सॉरी। ये जो मैंने लिया, तो यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे आपका कटायन जितना छोटा होगा ना,
उतना उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कटायन छोटा है, जैसे लिथियम, ये देखो लिथियम, ये आपका Li1+, फिर आपका सोडियम Na1+, फिर आपका पोटेशियम K1+। अब यहां पे एक बात देखो, जैसे कटायन छोटा रहेगा तो चार्ज तो तीनों पे सेम है, राइट, तीनों पे +1 है, लेकिन साइज देखो, साइज इसका सबसे छोटा है। तो जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय साइज और वॉल्यूम ऑफ द चार्ज। तो साइज या वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो इसका साइज सबसे छोटा है, उसका साइज सबसे बड़ा है, तो उस वजह से इसका चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो मतलब उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और वो वाटर को या कोई भी जो सॉल्वेंट उसको सॉल्वेट कर रहा है उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और क्योंकि उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उस वजह से उसका सॉल्वेशन भी ज्यादा होगा। इसीलिए इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन का प्रमाण, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन या फिर तुम्हारा सॉल्वेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर रहेगा ये, ठीक है। और जनरली ना कटायंस का सॉल्वेशन अनायंस से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि अनायंस साइज में थोड़े बड़े होते, कटायंस नेचुरली साइज में छोटे होते, तो उनका चार्ज जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और उस वजह से सॉल्वेशन का रेट भी ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला वाला है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है, यहां पे एक मैंने यहां पे डैश लगाना चाहिए था। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यानी एक मॉलिक्यूल में ऑलरेडी डाइपोल है, दूसरे मॉलिक्यूल में ये जो मॉलिक्यूल है वो डाइपोल को इंड्यूस कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे AB नाम का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस AB नाम के मॉलिक्यूल में समझो A के ऊपर ना डेल्टा माइनस है और B के ऊपर क्या है, डेल्टा प्लस है, और इसके बाजू में कोई एक मॉलिक्यूल है नॉर्मल, समझ लो C नाम है इस मॉलिक्यूल का, ठीक है, C नाम का कोई मॉलिक्यूल है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो अभी फिलहाल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब जो है वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जैसे ही ये दोनों मॉलिक्यूल पास में आएंगे, जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो अभी आप खुद देखो B के ऊपर क्या है, आपके B के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, बराबर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, C की ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना व्हाइट व्हाइट कलर की, उनको अपनी तरफ खींचेगा। उनको अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या होगा कि C का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो हो जाएगा डिस्टॉर्ट, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी आ जाएगी इस साइड पे, ये ऐसी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, और यहां पे रहेंगी आपकी उसकी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये जो मैंने अभी बताया आपको, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, तो ये पोलराइजेशन की वजह से क्या हो गया कि ये जो आपका C है, यहां पे C देखो, C पहले न्यूट्रल था, यहां पे जो C था आपका वो पूरा न्यूट्रल था। पूरा न्यूट्रल मतलब ये जो मॉलिक्यूल था उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे उसका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि B प्लस जो है वो अपना चार्ज या वो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, उस वजह से जो आपका C है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलराइज हो गई या डिस्टॉर्ट हो गई। उस वजह से यहां पे C के इस कॉर्नर पे आ गया डेल्टा माइनस, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो वहां पे आ गया डेल्टा प्लस।
अब जैसे ये आ गया तो ये इस AB ने क्या किया, C में डाइपोल इंड्यूस कर दिया। देखो AB में डाइपोल ऑलरेडी था, C में डाइपोल था क्या, नहीं था। अब C में डाइपोल आ चुका है, कैसे, क्योंकि AB ने उस C में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया या डाइपोल को वहां पे पैदा कर दिया। तो दैट्स व्हाई ये जो इंटरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होता है वो। तो अब क्योंकि C में डाइपोल आ चुका है तो ये C क्या करेगा, जो दूसरा C का मॉलिक्यूल रहेगा जिसमें अब तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ये उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। अब उस वजह से ये वाला दूसरा C जो है वहां पे भी जो पहले न्यूट्रल था वहां पे भी यहां पे डेल्टा माइनस बन गया और यहां पे डेल्टा प्लस, एंड दिस कीप ऑन हैपनिंग फॉर सो ऑन, and that's how the interaction gets created. So basically the dipole present in a original dipole molecule gets induced into another neutral molecule, and the interaction which arises because of such thing is called as dipole induced dipole interaction. ठीक है बच्चों, और इसका अगर एग्जाम्पल देना है आपको तो इसका एग्जाम्पल सिंपल है। अमोनिया मॉलिक्यूल जो है, अमोनिया मॉलिक्यूल में जो आपका नाइट्रोजन है उसके ऊपर डेल्टा माइनस होता है और हाइड्रोजन पे होता है डेल्टा प्लस। ठीक है, अब इसका इंटरेक्शन होता है बेंजीन के साथ। अब बेंजीन वैसे तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अमोनिया वहां पे आ गया, अमोनिया ने उसमें चार्ज इंड्यूस कर दिया है, उस वजह से जिस साइड से आपका अमोनिया उसको कनेक्टेड है उस साइड से आ जाता है डेल्टा प्लस और अपोजिट साइड से आ जाता है डेल्टा माइनस। तो वैसे तो बेंजीन पूरा न्यूट्रल या पूरा नॉन पोलर होता है, लेकिन अमोनिया की वजह से उसमें इस तरह से इंटरेक्शन पैदा हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, चलो अब निकलते हैं आगे, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है तो भी क्या, तो देखो हमने अब तक जितने मॉलिक्यूल्स देखे सारे या तो चार्ज थे या तो न्यूट्रल थे, लेकिन न्यूट्रल भी होंगे तो चार्ज वाले मॉलिक्यूल के साथ थे। जहां तक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की बात है, ये उन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है जो कंप्लीटली नॉन पोलर होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो बेंजीन का, ठीक है। अब बच्चों बेंजीन जो है ना, बेंजीन पूरा नॉन पोलर है, बेंजीन इज कंप्लीटली नॉन पोलर, कंप्लीटली नॉन पोलर है, बेंजीन बिल्कुल भी पोलर नहीं है। अब उसके बावजूद बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में नहीं होता। गैस फॉर्म में होता तो हम समझ सकते थे कि भाई वो नॉन पोलर है, उस पर इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में है मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो हो रहा है। अब ये इंटरेक्शन कौन सा है, क्योंकि यहां पे बेंजीन में पोलैरिटी है ही नहीं। पोलैरिटी आने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो तुम्हारे बेंजीन के पास है ही नहीं, तो पोलैरिटी आ कहां से रही है ना भाई। तो इसका मतलब यहां पे एक फोर्स होता है जो यहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, या उसी को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। और ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल द मॉलिक्यूल्स। ये सब मॉलिक्यूल में होता है, नॉन पोलर में भी होता है, पोलर में भी होता है, ठीक है। अब पोलर मॉलिक्यूल में ये छोड़ के, मतलब ये पकड़ के उनका खुद का, जैसे HCl हमने देखा, HCl में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को पकड़ते हुए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है, ठीक है। यहां पे अगर सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल लो तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ ये अकेला फोर्स है। तो उस वजह से ये यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे वो सामने आ जाता है कि यार हाँ इनके पास ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इनके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास दूसरा कोई भी फोर्स नहीं होता, ठीक है। सो इस प्रेजेंट
in all the molecules, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर बाइंड, are bound to each other, are bound to each other by London forces only, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई सहारा है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस ना मोमेंटरीली, मतलब जैसे अगर समझ लो आपके पास जैसे पानी का बोतल है, ये पानी का बोतल है। अब ये जो पानी का बोतल है बच्चों, इसमें ये जो पानी है ये अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अब समझ लो ये जो बोतल है ये कंटिन्यूसली घूम रही है। अब जब कंटिन्यूसली घूम रही, देखो अब घूमी, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, समझ लो पानी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जब ये फिर से घूम रही तो यहाँ पे आप देखना, अब यहाँ पे नीचे ज्यादा पानी है, ऊपर पानी नहीं है, ये फिर से ऐसे घूम जाएगा, फिर से यहाँ पे ज्यादा पानी यहाँ पे कम है, फिर से नॉर्मल हो गया, फिर से ये घूम रहा है, फिर से देखो यहाँ पे कम पानी यहाँ पे ज्यादा है। तो ये ऐसा मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। यानी जब आपका मॉलिक्यूल्स है तो आपका मॉलिक्यूल अकेला या फिर स्टेडी कभी नहीं होता, वो कंटिन्यूसली मोशन में होता है। तो उस वजह से उस मॉलिक्यूल में मोमेंटरीली चार्ज क्रिएट हो जाता है। और ये चार्ज कैसे क्रिएट होता है? पार्शियल चार्ज होता है। ये कैसे क्रिएट होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बने होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ जब मॉलिक्यूल घूम रहा है तो किसी ना किसी एक गिवन इंस्टेंट पे, किसी एक गिवन स्पॉट पे मॉलिक्यूल के चार्ज क्रिएट हो जाता है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और जैसे वो क्रिएट होता है वो फटाक से फैलना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो सारे मॉलिक्यूल में फैलता है। जैसे ए बी, समझ लो ए बी नाम का कोई मॉलिक्यूल है, ये ऐसा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जैसा मैंने बोला। लेकिन ये घूम रहा है, तो किसी एक इंस्टेंट पे कोई एक इंस्टेंट आया जहां पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो थोड़ा सा ना डिस्टॉर्ट हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ गया, थोड़ा यहाँ पे कम आ गया। तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे आ गया डेल्टा माइनस, यहाँ पे आ गया डेल्टा प्लस। अब जैसे ये होगा, ये क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा उसमें ये चार्ज क्रिएट कर देगा। अब दूसरे मॉलिक्यूल में यहां पे आ जाएगा डेल्टा प्लस, यहां पे आ जाएगा डेल्टा माइनस, तो यानी उसमें भी चार्ज क्रिएट हो गया, है ना, उसमें भी चार्ज क्रिएट होगा इस तरह से। अब वो अगले मॉलिक्यूल में सेम चीज करेगा, और उस वजह से जो फोर्स बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। अब ये जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, ये इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, आप बोलोगे कैसे? तो मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा, उतना ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आने के चांसेस ज्यादा होंगे, उतना उसमें पोलैरिटी आने का चांसेस ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का बड़ा होगा। तो सरफेस एरिया बड़ा होगा तो जाहिर से बात है कि उसमें पोलैरिटी जो आ रही है यहाँ पे पार्शियल पोलैरिटी वो आराम से आ सकती है। इसलिए मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, या फिर मोलेक्युलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का मोलेक्युलर मास ज्यादा है, तो मोलेक्युलर मास ज्यादा है इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, साइज भी बड़ा है, और साइज का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जैसे साइज, मोलेक्युलर मास, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों में से या तीनों के तीनों जो भी फैक्टर, चार अगर तुमको मॉलिक्यूल दे दिया जाए, चारों न्यूट्रल है, चारों में जिसके पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज सबसे ज्यादा होगी, उनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप और अच्छे से इसको सीखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट, दैट इज
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका जो है देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ एग्जिस्ट करता है वो समझो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब एग्जिस्ट करेगा, एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये कहां पे एग्जिस्ट करता है? जब जब आपका हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी एक को अटैच रहेगा, तब तब होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे कैसे? तो देखो, तो बेसिकली यहां पे क्या होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, समझ लो ये वाटर। अब वाटर मॉलिक्यूल में आपको ये तो पता है that oxygen is more electronegative than the hydrogen, right? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। अब उस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा प्लस। अब ये हाइड्रोजन जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के संपर्क में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है, डेल्टा माइनस है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस है। तो इन दोनों के बीच में डेवलप्ड हो जाएगा इंटरैक्शन, और उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे सर ये तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जैसा हुआ। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हर मॉलिक्यूल में होता है जहां डाइपोल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वहीं पे होती है जहां हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन को अटैच रहेगा तो। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इस साइड से इस ऑक्सीजन को कनेक्ट हो गया, वैसे ही ये हाइड्रोजन इस साइड से दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन जो है ना, वो ऐसी दो इंटरेक्शन कर पाता है। ऑक्सीजन कैन इंटरेक्ट विद टू वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस, ये देखो, ये ऐसे, लाइक दिस, एंड अब ये कंटिन्यूसली होता ही रहेगा, है ना, एंड सो ऑन लाइक दिस। हम अब पूरा तो पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो जाएगा ना वो, नहीं तो। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये मैंने वाटर का किया है, वाटर और वाटर का, ठीक है। वैसे ही आप HF का भी कर सकते हो, और HF में जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रॉ करोगे ना, तो वो तो लिटरली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जैसा ही दिखेगा। तुमको लगेगा ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, लेकिन नहीं है। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, लाइक दैट। तो इस तरह से अब आप देखोगे, हमने अभी जो आपको मैंने बॉन्डिंग बताया, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में था। देयर वर टू मॉलिक्यूल्स, टू वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो दो वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से दो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े रख रहे हैं। तो एक दूसरे को पकड़े रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग increases the boiling point of a molecule, खास करके इंटरमोलेक्युलर। तो इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटरमोलेक्युलर। अब वैसे ही एक अकेले मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप बोलोगे वो कैसे, तो देखो, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप्ड हो जाती है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप्ड होती है। कैसे, ये देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये देखो, ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, O माइनस प्लस चार्ज। तो इन दोनों के बीच में यहां पे ये तुम्हारा इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे घट रहा है बच्चों, ये घट रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
फिनॉल में। ये नाइट्रो ग्रुप है और ये फिनॉल है, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। अब ये जब जहां जहां इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो देखो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती समझ लो तो क्या होता। तो ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का OH है, ये दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के OH से या तो नाइट्रो ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता, वैसे ही ये नाइट्रो ग्रुप दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल के या तो OH या तो नाइट्रो ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता। उस वजह से ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइट पकड़े रख सकते, और वैसे ही बाकी मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को टाइट पकड़े रख सकते। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइट पकड़े रख सकते, इसका मतलब उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग है और वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और तभी तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जैसा मैंने बोला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बच्चों देखो क्या होता है, यहां पे ये जो OH है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, वो अपने ही मॉलिक्यूल के नाइट्रो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो अपने ही मॉलिक्यूल के OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। उस वजह से अब ये नाइट्रो ग्रुप दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। उसी तरह से ये OH भी दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी अपने अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये भी अपने अपने मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अब जब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप नहीं है, तो वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे? जैसा मैंने आपको बोला, जिसका कोई नहीं उसका लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसका कोई नहीं उसका लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या तो वैन डर वाल फोर्सेस। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल से डिस्पर्जन फोर्सेस के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, और डिस्पर्जन फोर्सेस का स्ट्रेंथ कम होता है, और उसी वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट, एक्चुअली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। समझ में आ गया? अगर ये दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता, लेकिन ये अपने ही मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करने के लिए ये ग्रुप बचे ही नहीं, तो डिस्पर्जन फोर्सेस के थ्रू काम चलाना पड़ रहा है, और वो उतना स्ट्रांग नहीं है, उस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो उस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, एंड दैट इज व्हाट फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दैट इज व्हाट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, अभी रिवीजन तो क्या ही, आप रिवीजन तो आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन जो होमवर्क है वो मैं आपको दे सकता हूं, वो ये होगा कि ड्रॉ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर वाटर एंड HF, वाटर एंड NH3 अमोनिया, उसी तरह से NH3 एंड HF। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल मैं आपको देता हूं, ये वाला OHCHO, इसका भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा वाला ड्रॉ करके लाना। ठीक है, उतना कर लोगे तो यू विल लर्न अबाउट इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद। Thank you for attending or listening to the lecture very, very carefully. I hope this will really helpful for you to understand this particular lecture. ठीक है, bye bye, thank you, मिलते हैं अगले lecture में।